कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह किसे कहते हैं, आइए इसकी परिभाषा समझते हैं कि संख्याओं के एक समूह को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त एक आयताकार व्यूह रचना आव्यूह कहलाती है। यानी कोई संख्याओं का एक हमारे पास समूह है, जैसे ये समूह दे रखा है A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23, ये संख्याओं का क्या है, समूह है। इनको हम अगर पंक्तियों, जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, हम पंक्ति बोलते हैं, ये पंक्ति है इसमें से, है ना, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटल वर्टिकल जो रहते हैं, ये क्या है, इसके स्तंभ है, नहीं कॉलम बोलते हैं इसको, ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है और ये क्या है, पंक्ति है, ठीक है। तो पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार व्यू रचना बन रही है, ये आयत जैसा आकृति, आयत जैसी बन रही है व्यू रचना, ये क्या कहलाती है, आव्यूह कहलाती है ना। एक m/n आव्यूह में m पंक्तियां, m/n क्या है, इसमें आव्यूह की कोटि कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोटि। m का मतलब होता है, m तो क्या है, आगे जो m है वो क्या रहती है, पंक्ति रहती है, और पीछे जो n है यानी वो स्तंभ रहते हैं, यानी इसमें m पंक्तियां और n स्तंभ है, ठीक है। आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ होते हैं, उसमें कुल mn संख्याएं होती है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो mn जो होगी वही क्या होगी, संख्या होगी। इस आयताकार व्यू रचना में जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, तो mn संख्या है, यानी m/n के रूप में है। m पंक्ति है और n क्या है, स्तंभ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार परिभाषा हो जाती है कि संख्याओं के एक समूह को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने पर प्राप्त आयताकार व्यू रचना जो होती है वो क्या कहलाती है, आव्यूह कहलाती है, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए आव्यूह के प्रकार के बारे में हम समझते हैं कि आव्यूह के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जो प्रकार होता है आव्यूह का, वो होता है पंक्ति आव्यूह, है ना। पंक्ति आव्यूह किसे बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, जिसे रो मैट्रिक्स बोला जाता है। पंक्ति आव्यूह किसे बोलते हैं, जैसे ये पंक्ति, केवल एक पंक्ति उसमें दी हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। केवल एक पंक्ति उसमें, है ना, जैसे ये एक पंक्ति दे रखी, इसमें और कोई दूसरी पंक्ति नहीं है, तो जब एक पंक्ति के रूप में अगर कोई आव्यूह दे रखा है तो उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, है ना। यह एक, यानी इसकी जो कोटि होगी क्या होगी, एक तो पंक्ति इसमें, इसलिए आगे एक लिख दिया, m के स्थान पे क्या गया, यहाँ पे एक आ गया, और n स्तंभ है, इसमें n क्या है, स्तंभ है, तो 1/n 1/n इसकी क्या है, कोटि हो गई, आव्यूह है, ये 1/n आव्यूह कहलाता है। दूसरा आता है, जिस प्रकार पंक्ति आव्यूह होता है इसी प्रकार स्तंभ आव्यूह भी होता है, तो दूसरा प्रकार है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे बोलेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो, जैसे इसमें एक पंक्ति थी इसलिए पंक्ति आव्यूह बोल रहे थे, इसमें एक स्तंभ है इसलिए क्या बोलेंगे, इसको स्तंभ आव्यूह बोलेंगे, जैसे A1 A2 AM, ठीक है, यहाँ तक हो गया, यानी कि ऐसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यह एक m/1 आव्यूह है। m/1 इसलिए कि इसमें पंक्तियां तो m है लेकिन स्तंभ क्या है, एक ही है। तो जब एक पंक्ति होती है तो उसको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, जब एक स्तंभ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। तो ये दूसरा टाइप हो गया इसका, स्तंभ आव्यूह। तीसरा टाइप होता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसे बोलेंगे कि यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं, है ना। उस जो आव्यूह दे रखा है उसमें सारे अवयव, चाहे उसकी कोटि कुछ भी हो, लेकिन उसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हम शून्य आव्यूह बोलेंगे। शून्य आव्यूह हो, शून्य हो तो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। m/n कोटि के शून्य आव्यूह को, है ना, m/n कोटि के शून्य यानी m पंक्ति और n स्तंभ वाली कोटि के शून्य आव्यूह को शून्य m/n अथवा 0mn से निरूपित करते हैं। निरूपित करते, देखो यहाँ पे दे रखा है शून्य आव्यूह दे रखा है, 0 0 0 0 0 0 आव्यूह दे रखे हैं। इस प्रकार जी बड़े कोष्टक के अंदर इस तरह हम लिखते हैं इस आव्यूह को। तो यहाँ पे जो दे रखा है यह एक 2/3 यानी 2/3 का कोटि का एक शून्य आव्यूह। 2/3 क्यों बोला, इसमें देखो दो पंक्तियां, एक और दो, ये दो पंक्ति है इसमें, एक और दो, ठीक है। लेकिन स्तंभ कितने हैं इसके, 1 2 3, 3 स्तंभ है, इसलिए यहाँ पे दो तो इसकी पंक्ति है और 3 क्या है, स्तंभ है। तो ये क्या, कौन सा आव्यूह हो गया, शून्य आव्यूह हो गया। आइए इसका चौथा टाइप समझते हैं। चौथा टाइप है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। जितनी पंक्तियां हो उतनी अगर स्तंभ होते हैं, तो जिस तरह से यहाँ पे 3 पंक्तियां है, 1 2 3 और 3 ही स्तंभ है, तो इस तरह से जो बन रहा है ये क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। मतलब वो आकृति देखने में ऐसे लगती है जैसे वर्ग है। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती ही नहीं होती है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 अवयव है, 3 पंक्तियां है, 3 ही स्तंभ है, तो इससे लगने में ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या है, वर्ग है। और जब पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो या स्तंभ की संख्या ज्यादा हो, एक की संख्या ज्यादा हो दूसरी संख्या कम हो, तो वो आयत जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की बराबर हो तो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं, यानी वर्ग के रूप में नजर आ रहा है इसलिए इसको वर्ग अवयव बोलते हैं, यानी वर्ग जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। भी कहते हैं यह कोटि 3 का एक वर्ग अवयव। कोटि 3 का अवयव, अभी कोटि 3 ही लिखी ओनली, क्यों लिखी, क्योंकि इससे समझ रहा है 3 का वर्ग अवयव मतलब इसमें 3 ही पंक्तियां हैं, 3 ही क्या है, स्तंभ है। यानी कोटि 3 का वर्ग अवयव का मतलब क्या हो गया, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है इसमें, इसलिए उसकी क्या कोटि क्या हो जाएगी, 3/3 न लिख के 3 कोटि 3 का वर्ग अवयव बोल दिया उसको अब हमने, ठीक है। पांचवा टाइप आता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे बोलते हैं, यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो
तब ऐसा वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण के बारे में आप समझते हो, चतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में आपने विकर्ण समझा ही था कि केवल विकर्ण के अवयव दिए रहते हैं और बाकी सारे अवयव क्या हो, जीरो। वर्ग अवयव तो हो, वर्ग अवयव रहेगा, वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव बोला जाता है, वर्ग अवयव से विकर्ण अवयव बनता है। बस इसमें अंतर इतना रहता है कि विकर्ण के अवयव दिए रहते हैं, बाकी सभी अवयव क्या रहते हैं, इसमें जीरो रहते हैं। तो देखो यहाँ पे A11, A22, A23 ये क्या है, विकर्ण है। पहली पंक्ति का पहला अवयव, ठीक है, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, और तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, यहाँ पे तीन तीन आएगा, ठीक है, A33 आएगा। यानी कि ये जो विकर्ण दे रखा है, विकर्ण वाले अवयव दिए हैं, बाकी सभी अवयव देखो जिसमें जीरो दे रखे हैं, इधर के जीरो अवयव दे रखे हैं, तो ऐसा अवयव 3/3 का विकर्ण अवयव कहलाता है। ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं हम, विकर्ण अवयव बोलते हैं, जिसमें विकर्ण के अवयव दिए रहे हो, बाकी सभी अवयव क्या हो, जीरो। तो ऐसे वर्ग अवयव को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोला जाता है। छठा जो टाइप होता है इसका, अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे बोलते हैं, तो अदिश अवयव समझ लेते हैं, एक विकर्ण अवयव जिसके विकर्णी अवयव समान हो, एक अदिश अवयव कहलाता है। अब जैसे विकर्ण अवयव जो होता है उसी अदिश अवयव रहता है, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि इसमें विकर्ण में जो अवयव है वो डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अदिश अवयव में जो विकर्ण के अवयव रहते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी है, बाकी सभी अवयव क्या रहेंगे, इसमें जीरो रहेंगे, बाकी सभी अवयव क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। विकर्ण वाले जो अवयव रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे, तो उसको ऐसा विकर्ण अवयव क्या कहलाता है, जिसके सारे विकर्ण के सारे अवयव एक जैसे हो, तो ऐसे विकर्ण अवयव को हम बोलते हैं अदिश अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, यानी एक विकर्ण अवयव जिसके विकर्णी अवयव समान हो तो एक अदिश अवयव कहलाता है। तो ये छठा टाइप हो गया। फिर अगला आता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तत्समक अवयव किसे बोलते हैं, यानी कोटि n का एक अदिश अवयव, कोटि n का एक अदिश अवयव जिसमें प्रत्येक विकर्णी अवयव एक हो, है ना, प्रत्येक विकर्णी अवयव क्या हो, एक हो, कोटि n का तत्समक अवयव कहलाता है। इसे IN से प्रकट करते हैं। तत्समक का मतलब होता है एक होना चाहिए, विकर्ण होगा तो विकर्ण अवयव होगा, लेकिन विकर्ण के जो सारे अवयव रहेंगे वो वहाँ पे क्या रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, विकर्ण के अवयव एक रहना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं रह सकती। जैसे अगर दो दो होता है तब तो अदिश अवयव है, लेकिन अगर एक एक आ जाए, विकर्ण के स्थान पर एक एक आ जाए, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो n का यहाँ पे कोटि n के लिए हमने समझा। अब वो कोटि n का मतलब होता है कि एक कोटि का वर्ग अवयव भी हो सकता है, 2 कोटि का हो सकता है, 3 कोटि का हो सकता है, 4 कोटि का हो सकता है, n कोटि ले लिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे I1 दे रखा, मतलब 1 कोटि का वर्ग अवयव दे रहे, तत्समक अवयव दे रखा है, इसमें एक ही है अवयव। 2 कोटि 2 का तत्समक अवयव दे रखा है इसमें, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 पंक्ति है, 2 ही स्तंभ है, ठीक है, और विकर्ण के जो अवयव है वो एक एक है, ठीक है। इसी प्रकार कोटि 3 का जो तत्समक अवयव दे रखा है, इसमें 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, और इसके जो विकर्ण के अवयव जो है एक एक है, यानी विकर्ण में अगर एक एक आता है तो वो कौन सा अवयव कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है त्रिभुजीय अवयव। त्रिभुजीय अवयव किसे बोलते हैं, यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अथवा नीचे के अवयव शून्य हो, ऊपर के अवयव या नीचे के अवयव शून्य हो तो उसे त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। मतलब त्रिभुज जैसा नजर आना चाहिए, यानी मुख्य विकर्ण जो है उसके ऊपर के अवयव या तो फिर ऊपर के अवयव या फिर नीचे के अवयव या तो फिर ऊपर के, दोनों में से एक, या तो फिर ऊपर के अवयव या फिर नीचे के अवयव अगर शून्य हुए तो वो क्या कहलाएगा, त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा, है ना। तो देखो अब इसमें दो टाइप हो गए, त्रिभुजीय अवयव की दो टाइप्स हो गए। कौन से, एक तो ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, यानी ऊपर के सारे अवयव दिए रहे, नीचे के सारे मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव दिए रहे, नीचे के अवयव क्या हो, जीरो हो, तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। देखो इसके समझ लेते हैं डेफिनेशन कि यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। मतलब ऊपर के अवयव तो हमें दिए हुए हैं, ये त्रिभुजीय अवयव यानी ऊपर के, जैसे ये देखना है पे A11, A22, A23, Amen, ये दे रखे, ये विकर्ण दे रखा है। इसके विकर्ण के सब ऊपर के अवयव तो क्या दे रखे हमें, लेकिन नीचे के अवयव क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं। तो ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं, हम विकर्ण अवयव बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे दे रखे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे दे रखे हमें 2, यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 3 दे दिया, लेकिन यहाँ पे नीचे के अवयव जो दिए रहेंगे ये 0 0 रहेंगे। तो ये तो मुख्य विकर्ण हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, इसका मुख्य विकर्ण हो गया। ये मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव तो दिए हैं, लेकिन नीचे के अवयव क्या है, शून्य है। तो ऐसे अवयव को ऊपरी त्रिभुजीय अवयव बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे निम्न त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव इसका विपरीत हो जाएगा कि यदि नीचे के अवयव तो दिए रहे, नीचे के अवयव तो दिए रहना चाहिए, और ऊपर के अवयव क्या हो, 0 हो, तो वो क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मुख्य विकर्ण लेते हैं हम, मुख्य विकर्ण जैसे 1 2 और 3 मुख्य विकर्ण ले लिया, ठीक है। ऊपर के सारे अवयव क्या हो, 0 है, ऊपर के सारे अवयव 0 हो गए, ठीक है। यहाँ पे नीचे के अवयव दे रखे हमें, जैसे यहाँ पे नीचे के अवयव दे रखे, तो ये तो दे रखे हमें अवयव, ये मुख्य विकर्ण कौन सा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुख्य विकर्ण हो गया है। ये मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव दिए है, लेकिन ऊपर के अवयव क्या है, 0 है, तो इसको क्या बोले, निम्न त्रिभुजीय अवयव बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप होता है इसका 11वां जो क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव किसे बोलते हैं, क्षैतिज अवयव का मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, स्तंभों की संख्या कम हो, क्षैतिज अवयव बोलेंगे कि वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो,
सॉरी, हाँ मैंने गलत बोल दिया कि जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो अधिक हो और पंक्तियों की संख्या क्या हो कम हो, तो वो क्या कहलाता है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, स्तंभ ज्यादा है, देखो इसमें 1 2 3 4 स्तंभ हो रहे हैं जबकि पंक्ति तो क्या है 2 ही है। तो ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या तो क्या हो अधिक हो लेकिन पंक्तियों की संख्या क्या हो कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज अवयव बोलते हैं। और इसका विपरीत जो अवयव होता है वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या होता है, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तो स्तंभों की संख्या से क्या हो अधिक होती है, तो ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। यानी इसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है, स्तंभों की संख्या क्या होती है कम होती है। जैसे में 3 पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति है लेकिन स्तंभ क्या है 2 ही है, तो ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर अवयव बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, आगे समझ में, क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव। तो दो टाइप्स ये भी होते हैं इसमें, अगर स्तंभों की संख्या ज्यादा है, इसे ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है इन प्रकार से, टाइप से आता भी है एक ऑब्जेक्टिव। तो क्षैतिज अवयव की डिफिनेशन दे दी आपको कि वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या अधिक हो पंक्तियों की संख्या कम हो, तो ऐसे अवयव को क्या बोला जाता है, तो क्षैतिज अवयव बोला जाता है। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, तो ऐसे अवयव को क्या बोला जाता है, तो ऊर्ध्वाधर अवयव बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप से, ये टाइप्स आपको अच्छे से समझना है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवाल भी करेंगे। आइए अगला नेक्स्ट प्रकार देखते हैं हम इसमें। अगला प्रकार है एकल अवयव अवयव। एकल अवयव अवयव नाम से स्पष्ट है कि जिसमें ऐसा अवयव जिसमें केवल एक अवयव होता है उसको क्या बोलते हैं, एकल अवयव। इसमें पंक्ति भी एक होती है, स्तंभ भी एक होता है, इसका एक अवयव होता है, इसलिए इसको एकल अवयव 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 बोलते हैं। तो कोटि 1/1 के अवयव यानी ए जिसमें केवल एक अवयव है को जिसमें केवल एक अवयव ए हो एकल अवयव कहते हैं। आगे समझ में एकल अवयव। फिर अगला जो आता है तुलनीय अवयव। तुलनीय अवयव 14वां जो प्रकार है तुलनीय अवयव। तुलनीय अवयव किसे बोलेंगे, तुलना नाम से, इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि दो अवयव ए और बी तुलनीय अवयव कहलाते हैं जब एक ही कोटि की हो। कोटि उनकी एक जैसी होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। कोटि एक ही कोटि की हो अर्थात उनकी पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या हो समान हो, तो ऐसे अवयव को तुलनीय अवयव बोलते हैं। दो अवयव ले ले, जैसे 2/2 कोटि के दो अवयव ले ले, दोनों में क्या है कोटि एक जैसी, दोनों ही कोटि एक जैसी है, दोनों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या एक जैसी है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, तुलनीय अवयव कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें ए, यहाँ पे दे रखा है 2 1 3 0 -3 4, यानी इसमें 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है। और दूसरा बी वाला अवयव ले लिया, उसमें भी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो देखो इनकी कोटि एक जैसी है, इसकी कोटि भी क्या है 2/3 है, इसकी कोटि भी क्या है 2/3 है। इसका मतलब 2 तो पंक्ति है 3 स्तंभ है। ठीक है, तुलनीय अवयव है क्योंकि ए और बी दोनों की कोटि 2/3 है। आगे समझ में, तुलनीय अवयव कहलाता है। तो यदि दो अवयव ए और बी समान हो तो हम ए बराबर बी लिखते हैं। ध्यान रखना, अगर ए और बी आपस में समान है, इनकी कोटि एक जैसी है तो, और संख्या अवयव भी एक जैसा है, तो ए बराबर बी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसे अवयव की समता भी बोला जाता है। ध्यान रखना है ना कि परिभाषा, दो अवयव बराबर कहलाते हैं यदि उनकी कोटियां समान हो। कोटियां जैसे इस तरह भी हमने पढ़ा था कि इनकी कोटि क्या थी, एक जैसी थी, तो कोटियां समान हो, उनके संगत अवयव भी समान होना चाहिए। जब अवयव भी समान होंगे, कोटियां समान होगी, अवयव समान होगी, यहाँ पे कोटि तो एक जैसी है लेकिन अवयव इनकी क्या है अलग अलग है, डिफरेंट है, इसलिए हम ए बराबर बी नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ऐसे दो अवयव आ जाए जिनके अवयव भी एक जैसे हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी लिख सकते हैं। अवयव -a अवयव ए का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ये भी याद रखना है कि -a को क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम के बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि योज्य प्रतिलोम किसे बोलते हैं, यानी उसके चिन्ह चेंज कर दो तो वो योज्य प्रतिलोम। अगर प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस में हो जाएगा। तो -a अवयव ए का योज्य प्रतिलोम कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक ही भी याद रखना है, अवयव का परिवर्त। अवयव का परिवर्तन किसे कहते हैं, यदि किसी पंक्ति एक ही यदि किसी अवयव एक ही पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह इस प्रकार प्राप्त अवयव को अवयव ए का परिवर्त कहते हैं और इसे ए डैश अथवा ए टी से प्रकट करते हैं। तो ध्यान रखना, परिवर्त किसे बोलते हैं, परिवर्त से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आता है ए डैश, यानी जैसे ये अवयव दे रखा हमें, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए बराबर दे रखा हमें 1 2 3 2 1 4, यानी 2/3 का एक अवयव दे रखा हमें। अगर मैं इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दूंगा और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दूंगा, इन दोनों चेंज कर दूंगा, जैसे ये दोनों पंक्ति है, दोनों को मैंने स्तंभों में, जैसे एक पहली पंक्ति क्या थी 1 2 3 थी तो इसको पहला स्तंभ बना दिया हमने 1 2 3 बना दिया, और दूसरी पंक्ति क्या थी 2 1 4 थी तो दूसरा स्तंभ बना दिया हमने 2 1 4 बना दिया। मतलब पंक्तियों को मैंने स्तंभों में चेंज कर दिया तो ये क्या होगा कि जैसे इसकी कोटि 2/3 थी तो 3/2 हो गई। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए के ऊपर डैश लगाते हैं या ए के ऊपर टी लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अवयव का परिवर्त बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है, यदि ए की कोटि m/n है तो ए डैश यानी ए का परिवर्त, अवयव ए का परिवर्त बोलेंगे इसको, है ना। तो ए की परिवर्त की कोटि क्या हो जाएगी, n/m हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगा। अभी सब एग्जांपल में हमने समझा था 2/3 थी तो 3/2 हो गई इसकी कोटि। ठीक है, एक पंक्ति अवयव का परिवर्त एक स्तंभ अवयव होता है तथा एक स्तंभ अवयव का परिवर्त क्या होता है, एक पंक्ति अवयव होता है। मतलब अगर कोई पंक्ति अवयव जिसमें एक पंक्ति है तो उसका परिवर्त क्या होगा, स्तंभ अवयव बन जाएगा, और स्तंभ का प्रति परिवर्त अवयव क्या बन जाएगा, पंक्ति अवयव बन जाएगा। यदि ए कोई अवयव हो तो ए डैश
के ऊपर डैश, यानी ए का परिवर्त और फिर उसका परिवर्त क्या होता है, ए होता है वापस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से आते ही है ये कि ए डैश और उसके ऊपर डैश, तो इसका मान क्या होगा, ए होगा, यानी ए का परिवर्त फिर वापस उसका परिवर्त करेंगे तो वापस अवयव ए बन जाएगा। ठीक है, दो अवयवों के योग का परिवर्त उनके परिवर्तों के योग के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना है कि जैसे दो अवयव ए और बी दोनों को जोड़ा, उसका परिवर्त निकाला तो ए के परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के बराबर ही होगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बन सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार दो अवयव ए और बी की गुणनफल ए बी का परिवर्त उल्टे क्रम में करके उनके परिवर्तों के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी है, इसका परिवर्त क्या होगा, बी का परिवर्त और फिर ए का परिवर्त, मतलब पहले बी का परिवर्त होगा फिर ए का परिवर्त होगा, यानी इनके उल्टे क्रम में ध्यान रखना है। ये उल्टे क्रम का भी ध्यान रखना है बिल्कुल। अगर आपने ए डैश बी डैश लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, इनमें उल्टे क्रम में होता है, तो इसका भी हम सवालों में भी यूज करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ए बी का परिवर्त क्या होगा, बी का परिवर्त और ए का परिवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट टाइप जो है इसका 15वां सम्मित अवयव। सम्मित अवयव किसे बोलेंगे, एक वर्ग अवयव ए सम्मित कहलाता है। कब कहलाता है, यदि उसका परिवर्त यानी ए डैश बराबर क्या हो, ए हो, ए डैश बराबर क्या हो, उसका परिवर्त भी वही अवयव हो, ध्यान रखना है। तो ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं, हम सम्मित अवयव बोलते हैं। यानी कोई अवयव है उसका परिवर्त अगर हमने पंक्तियों और स्तंभों को आपस में चेंज किया तो भी उसमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आया हमें, जैसे था वैसे वैसे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अवयव को क्या बोला जाता है, सम्मित अवयव बोला जाता है। ए डैश बराबर ए, इसकी कंडीशन है सम्मित अवयव की, तो ये कंडीशन भी आपको याद रखना है। इस प्रकार एक सम्मित अवयव के मुख्य विकर्ण को से समान दूरी पर स्थित अवयव बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 3 है, मुख्य विकर्ण है इसकी, देखो यहाँ पे इधर भी 2 आ रहा, इधर भी 2 आ रहा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे मुख्य विकर्ण कौन सा, 1 1 1 है, जैसे मुख्य विकर्ण की उधर के अवयव और इधर के अवयव भी क्या है, आपस में एक जैसे है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 1 2 1 4 5 है, 1 4 5 है, तो इसके इधर के विकर्ण और इधर के विकर्ण भी आपस में देखो 2 2 3 3 6 6, ये क्या है, आपस में बराबर आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। तो ऐसा अवयव को क्या बोलते हैं, हम सम्मित अवयव बोलते हैं। यानी सम्मित अवयव उसका परिवर्तन निकालने पर कोई अवयव में कोई चेंज नहीं होता है, तो सम्मित अवयव कहलाता है। विषम सम्मित अवयव में केवल चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना है इसमें कि एक वर्ग अवयव ए विषम सम्मित अवयव कहलाता है। कंडीशन तो वो की हुई रहती है, लेकिन केवल यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, यानी इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। एक वर्ग अवयव ए विषम सम्मित अवयव कहलाता है यदि ए डैश बराबर क्या हो, माइनस ए हो। एक विषम सम्मित अवयव के विकर्णीय अवयव शून्य होते हैं। विकर्णीय अवयव क्या होते हैं, इसमें शून्य होते हैं, ध्यान रखना इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। विषम सम्मित अवयव के विकर्णीय अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ध्यान रखना। विकर्णीय अवयव विकर्ण के समान दूरी पर स्थित अवयव एक जैसे होते हैं लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं, और विकर्ण अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये इसके बाद देखो वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव के लिए ए प्लस ए डैश है ना, यानी ए और अवयव ए का परिवर्त, एक सम्मित अवयव और अवयव ए और अवयव ए का परिवर्त माइनस, इनका माइनस जो करेंगे एक विषम सम्मित अवयव कहलाता है। तो ये भी याद रखना है आपको, किसी वर्ग अवयव को एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस योगफल के रूप में व्यक्त कर सकता है, मतलब सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त हम कर सकते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्युत्क्रमणीय अवयव जो लास्ट टाइप है इसका अवयव का, वो भी आपको याद रखना है। व्युत्क्रमणीय अवयव किसे बोलते हैं, यानी कोटि एन के दो वर्ग अवयव, कोटि एन के दो वर्ग अवयव ले हमने, ए और बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। अवयव ए को क्या बोलेंगे, हम व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं, तथा अवयव बी को ए का प्रतिलोम, अवयव बी को क्या बोलेंगे, ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं, और इसे ए इनवर्स से निरूपित करते हैं। यदि जैसे अगर कोई दो अवयव है, समान कोटि के दो वर्ग अवयव है ए और बी है, तो ए बी बराबर अगर बी ए हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ए क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। यानी अवयव ए को क्या बोलते हैं, बी का प्रतिलोम, या बी का व्युत्क्रम, अवयव बी को बी को क्या बोलते हैं, ए का प्रतिलोम बोलते हैं या व्युत्क्रम बोलते हैं, क्या कहते हैं, उल्टा है इसका, है ना, और इसे हम ए इनवर्स से निरूपित करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना अवयव, यदि बी अवयव ए का प्रतिलोम हो तो ए अवयव बी का प्रतिलोम होता है। ये ध्यान रखना, एक दूसरे के विपरीत है ये, कि अगर बी ए का प्रतिलोम है तो ए बी का प्रतिलोम होगा, है ना, बी ए का प्रतिलोम है तो ए बी का प्रतिलोम होगा, ये याद रखना। एक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, प्रतिलोम अद्वितीय होता है, मतलब एक यूनिक होता है कहने का मतलब। और यदि ए और बी एक ही कोटि के दो व्युत्क्रमणीय अवयव हो, ए और बी एक ही कोटि के दो व्युत्क्रमणीय अवयव हो, तो इसके लिए भी ध्यान रखना है, जैसे उसमें होता है कि नहीं होता परिवर्तन में, ए बी डैश बराबर क्या लिखते थे, बी डैश ए डैश, तो इसी प्रकार व्युत्क्रम भी ऐसे ही होता है कि ए बी का व्युत्क्रम क्या होगा, बी का व्युत्क्रम और ए के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होगा। यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए का व्युत्क्रम और उसका व्युत्क्रम वापस क्या होगा, ए होगा। तो इस प्रकार हमने अवयव का सामान्य परिचय, इसकी परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में हमने समझा। आपको ये नोट्स बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अवयव से संबंधित इंपॉर्टेंट सवालों को सोल्व करेंगे। अभी तक जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए उससे संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी बारे में आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई पूछना है, क्वेश्चन करना है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाकर भी, और साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी है तो आप उसके संबंधित आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसकी वीडियो आपको अपलोड करा दूँगा। धन्यवाद।